हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है वर्क एज एंड जेंडर। इसमें बेसिकली इन्होंने जेंडर में फीमेल वर्कर्स के बारे में बात की हुई है और छोटे बच्चों के बारे में कि छोटे बच्चों को और फीमेल वर्कर्स को किस तरह की प्रॉब्लम आती है अपने जॉब में, अपने वर्क में। तो यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उनकी हेल्थ, तो बच्चों की और वुमेन की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है जब उन्हें फोर्स किया जाता है लेबर के लिए, जैसे कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें उनको फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है उनके लिए, और साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से टेंस्ड होता है एनवायरनमेंट। अगर यूजुअल एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना हो, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट ना हो, ज़रूरी नहीं है कि फिजियोलॉजिकली हेक्टिक होने की वजह से ही प्रॉब्लम आए। अगर वो जिस जगह पे काम कर रही हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कोऑपरेटिव नहीं है, तो उस केस में साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों के लिए और वुमेन के लिए। बच्चों के लिए तो क्यों मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को तो एक्चुअली में चाइल्ड लेबर तो अलाउड ही नहीं है, तो उस केस में चिल्ड्रन को तो जो ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है काम में, वर्क में, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। प्लस वुमेन के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी एज वुमेन उनकी जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी मेल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम होती है। तो इसी चीज़ के ऊपर इस सेगमेंट में बात की हुई है। तो जेंडर इश्यूज इसमें क्या है, वर्क से रिलेटेड जो इसमें बात कर रहे हैं कि जेंडर से लेके क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि दो डिफ्रेंसिएशन है बायोलॉजिकली, मैन और वुमेन, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो थर्ड जो जेंडर बनाया है जिसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ये तीन आज के टाइम पे बाय लॉ जेंडर माने जाते हैं, एक मैन, वुमेन और एक ट्रांसजेंडर, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो बायोलॉजिकली फ़र्क होता है, एक सोशियो कल्चरल फ़र्क होता है। बायोलॉजिकल फ़र्क को हम सेक्स बोलते हैं, सोशियो कल्चरल फ़र्क को हम जेंडर बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्या फ़र्क होता है वो हम सबको पता है कि बायोलॉजिकली दोनों की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। जो सोशियो कल्चरल फैक्टर है जिसको जेंडर नाम दिया गया है, जेंडर का मतलब है उनके रोल सोसाइटी में किस तरीके से हैं। फीमेल के रोल्स एज अ वुमेन उनके रोल्स क्या होते हैं, एज अ मेल उनके रोल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो सेक्स है उसका रेफरेंस क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सिमिलर थिंग्स। जैसे कि मेल में क्या, जैसे क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो मेल में आपको एक्स वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं, फीमेल में एक्स एक्स मिलते हैं। तो ये तो इनकी हो गई बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर में सोशल आइडेंटिटी आती है इनकी। अब सोशल आइडेंटिटी का मतलब है इनके रोल क्या है अपने अपने कल्चर में, एक मेल और फीमेल के रोल्स क्या हैं। तो कल्चर के हिसाब से जेंडर के रोल डिसाइडेड होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बिहेव करें। तो कंस्ट्रक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट फ्रॉम एन अर्ली एज विच स्लोली कंटिन्यूज टू इम्पैक्ट ऑल थ्रू आउट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बचपन से ही जब एक बच्चे को अपना जेंडर समझ में आने लग जाता है तो उसको धीरे धीरे अपना रोल और अपनी जो सोसाइटी की उससे एक्सपेक्टेशंस है एज अ बॉय एज अ गर्ल वो भी समझ में आने लग जाती हैं। और उनसे एक रोल एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग एक तरीके का रोल प्ले करें, जो कि बाद में धीरे धीरे ज़्यादा एक्सपोजर और ज़्यादा एडवांसमेंट आने की वजह से आजकल उतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर रोल्स में। आजकल तो मेल हो या फीमेल हो सबके रोल्स बराबर ही माने गए हैं। लेकिन फिर भी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा अभी भी लोगों के माइंड में या कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी भी रहती है कि एज अ डिफरेंट जेंडर इनके रोल्स डिफरेंट हैं सोसाइटी में। तो हम एक मेल से अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके क्या रोल्स हैं, और फीमेल से अलग। over a period of time these norms and practices become stereotype। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है कि कोई ऐसी चीज़ है जो सालों से चलती आ रही है और लोग आगे भी उसे फॉलो करते रहते हैं उसके क्वेश्चन किए बिना ही कि वो ऐसा क्यों है। तो इसी तरीके से जेंडर रोल के ऊपर भी स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि फीमेल अगर वुमेन है तो उसके क्या काम होंगे, मैन है तो उसके क्या काम होंगे। तो लोग उसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसको इलॉजिकली फॉलो करते रहते हैं। तो यही एक्सपेक्टेशन भी उनको रहती है उन लोगों से। इसके कोई रूल बुक नहीं है, स्टीरियोटाइप की कोई रूल बुक नहीं होता है, बस उसको लोग जनरली फॉलो करते रहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में।
सो देयरफॉर इट इज सेड दैट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो जेंडर एक तरह से लोगों के माइंड में है। ये वर्ड आप खुद ही सोचो अलग अलग क्यों है, सेक्स और जेंडर दो अलग अलग वर्ड क्यों है डिनोट करने के लिए। सेक्स क्योंकि बायोलॉजिकली एक डिफरेंस डिनोट कर रहा है कि जिसके जेनेटिकली जो बायोलॉजिकल पार्ट फीमेल है वो फीमेल है, जिसके मेल वाले मस्कुलिन है वो मेल है। ये तो हो गया बायोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसको कोई बराबर नहीं कर सकता। लेकिन जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टिव एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है जिसके अंदर उनसे रिलेटेड उनके रोल हैं कि उनको क्या किस तरह सोसाइटी में किस तरह की अपनी आइडेंटिटी बनानी है, किस तरह की अपनी पहचान बनानी है, किस तरह की कंट्रीब्यूशन करनी है सोसाइटी को। तो जेंडर टोटली एक सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ है और ये स्टीरियोटाइप हो चुका है जो स्टार्टिंग में चलता आ रहा था कि एक जो फीमेल है वो होम मैनेजमेंट का काम करेगी, मेल जो है वो अर्निंग का करेगा। और यही स्टीरियोटाइप अभी तक चलता आ रहा है। हम चाहे कितना भी कह लें कि एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन आपको मोस्टली सबके अपने घर में यही चीज़ दिखेगी। तो ये स्टीरियोटाइप बिना क्वेश्चनिंग के, बिना किसी चीज़ के ये फॉलो करते जा रहे हैं लोग और इसी को जेंडर बोला गया है। तो अब इसको हाउएवर दैट विद टाइम्स रोल एंड बिहेवियर आर इवॉल्विंग। अब जो मैंने बोला है कि अब धीरे धीरे जो रोल है वो इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं और एक कंटिन्यूटी आ रही है चेंज के अंदर। जैसे हमने देखा है कि अब सिर्फ कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानने लगे हैं कि सिर्फ एक जो ब्रेड विनर है वो खाली एक मैन नहीं हो सकता है, ये वुमेन भी हो सकती है। और अगर कोई होम मेकर है तो वो भी एक वुमेन के अलावा एक मैन भी हो सकता है। तो रोल धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। अब इन इंडिया वुमेन हैव ऑल अलोंग बीन एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड इन सम सोसाइटीज इवन इन मार्केटिंग। इंडिया में है कुछ ऐसे रोल्स जो फीमेल भी ब्रेड विनर की तरह जिसमें एंगेज होती हैं, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम हो रहा है या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम हो रहा है। रूरल इंडिया में कैसे होता है, जैसे एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, रूरल इंडिया में भी वुमेन बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपने घर के लिए इनकम अर्न करने के लिए। अर्बन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में आपने देखा होगा कितने सारे डोमेस्टिक लेबर है हमारी जिसमें वुमेन बहुत होती हैं। तो ये सारी वर्किंग वुमेन है जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी फैमिली की इनकम में। तो अब काफ़ी ऐसी जगह देखने को मिल रहा है कि वुमेन का जो रोल है वो चेंज हो रहा है और कहीं कहीं पे तो खाली वुमेन ही एक सोल ब्रेड अर्नर्स है, मतलब कि वुमेन ही है जो घर चला रही हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ख़राब बात यह है कि बेशक वो इन सब चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन देने लग गई हैं, फिर भी उनको एक फ्रीडम नहीं मिली है। बेशक वो अर्न करने लग गए हैं, कंट्रीब्यूट करने लग गई है फैमिली रिसोर्सेज में, लेकिन एक फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, वॉक टू इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें अभी भी नहीं मिलती। आप जो लेबर देखते हो अपने सामने काम कर रही है जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछो तो उनके पास एक फ्रीडम नहीं है। अगर आप वो वुमेन से जाके पूछो क्या वो डिसीजन अपने आप ले सकती हैं या वो इंडिपेंडेंट है, तो वो नहीं मिलेगा आपको। सो वुमेन देयरफॉर कंटिन्यू टू रिमेन पावरलेस। द नीड ऑफ द आर इज़ टू एजुकेट एंड एम्पावर मूवमेंट। तो मेन यहाँ पे ये पढ़ने का टॉपिक का मेन रीज़न ये है कि हमें एजुकेट करना है और एम्पावर करना है वुमेन को, ताकि वो अपनी जो राइट्स हैं उसको मांग सके। गिव देम देयर राइटफुल वॉइस एंड प्लेस इन द सोसाइटी। मेन इशू ये है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का। सिर्फ उनको अर्निंग में कंट्रीब्यूट कराना, इनकम, घर की इनकम में कंट्रीब्यूट कराना मेन इशू नहीं है। इशू ये है कि चाहे वो अर्न करने लग गई हो आज के टाइम पे, चाहे उनके रोल बदल गए हों, लेकिन फिर भी उनके पास एक राइटफुल वॉइस नहीं है, प्लेस नहीं है सोसाइटी में। सो कैसे होगा ये? वुमेन कैन नॉट बी एम्पावर्ड अंटिल द वर्क दे डू एट होम इज़ वैल्यूड एंड इज़ कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू पेड वर्क। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो काम वो घर पे कर रही है उसकी वैल्यू हो और उसको भी एक पेड वर्क के बराबर माना जाए। बेशक वो उस चीज़ का पे नहीं लेती हैं, घर का होम मैनेजमेंट का पे नहीं लेती हैं, लेकिन उसको उसके बराबर मानना चाहिए। जो बाहर जो जॉब करते हैं उसकी जब तक बराबर नहीं माना जाएगा तब तक उनको एक एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छी सेइंग लिखी हुई है, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो मनी अर्न करना ही, सिर्फ बाहर से इनकम लाना ही सिर्फ मनी अर्न नहीं होता। अगर आप मनी सेव कर रहे हो घर में खुद से काम करके, घर के सारे हाउस होल्ड चोर्स करके, तो आप मनी सेव कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके का मनी अर्नड ही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को इस चीज़ की वैल्यू हो।
Women's participation in workforce outside the home has helped emancipate the women as well as improve family resources. Women have started participating in each sector of economy. अब आप देख ही रहे हो कि वुमेन बाहर भी पार्टिसिपेट करती हैं, जॉब्स करती हैं, जिससे फैमिली के रिसोर्सेज और ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. और आजकल तो सीनियर पोजीशंस पे भी है और हर सेक्टर में वुमेन आपको दिखती हैं. तो अब इससे क्या एक प्रॉब्लम और आ गई है कि उनका जो बर्डन है वो और डबल हो गया. और ये बहुत कॉमन चीज़ है, आपको भी पता होगा, आपके घर में भी आपने देखा होगा कि अगर आपकी मदर वर्किंग भी है और साथ में घर भी संभालती है तो उनके लिए एक डबल बर्डन हो रहा है कि वो दोनों चीज़ें कैसे करें, क्योंकि वो हाउस होल्ड कोर्स भी नहीं छोड़ सकती और वो प्राइमरी केयर गिवर्स भी हैं घर वालों की. तो आपको ये चीज़ बहुत कॉमन दिखती होगी अपने साथ भी. अगर आप खुद एक फैमिली, आप मैरिड हो, आप खुद और फैमिली चलाते हो, तो उसको आप वर्किंग भी हो साथ में, तो ये आजकल के टाइम की रियलिटी है कि बर्डन जो है और ज़्यादा डबल हो गया है. फिर आते हैं इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क. तो क्या इश्यूज और कंसर्न है, जो लोग वुमेन जो बाहर काम करने जाती है उनके क्या इश्यूज हैं. सो पहली चीज़ ये है कि सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू डेवलप स्किल्स नीडेड टू बी इंक्रीज. कि जो उनकी इंटरेस्ट है, जिसमें वो काम करना चाहती है, उनको सेफ गार्ड करना, प्लस उनको ट्रेनिंग देना, वो सारे स्किल्स जो ज़रूरत है आज के टाइम पे, जिन चीज़ों की, जिस चीज़ की जॉब्स अवेलेबल है उससे रिलेटेड उनको वो स्किल सिखाना. चाहे आप लोअर क्लास की बात कर लो, चाहे हायर क्लास की, जिस जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, चाहे एजुकेशन की बात कर लो या कोई स्किल हो गया, तो वो उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि वो उसमें एक्सेल कर सकें और आगे बाहर जाके अपने जॉब में भी एक्सेल कर सकें. सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्राइमरी अर्निंग मेंबर्स आर कंसीडर टू बी मेन एंड वुमेन अर्निंग. प्राइमरी जो अर्निंग मेंबर है वो अभी भी किसको कंसीडर किया जाता है? आप अभी भी देख लो, प्राइमरी जो अर्निंग जो होती है वो मेन से ही ली जाती है. वुमेन का हमेशा क्या माना जाता है, सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी किसी भी घर में, कि जो मेल है उसको प्राइमरी अर्नर की तरह देखा जाता है और वुमेन की इनकम हमेशा सप्लीमेंट्री मानी जाती है. तो वो चीज़, वो वैल्यू अभी भी नहीं मिली है वुमेन को, जो एक मॉडर्न इंडिया में हम कह सकते हैं मिलनी चाहिए थी. Some of the other issues are concerning women in modern India are stress and adverse effects of health on health. कितना स्ट्रेस उनके ऊपर पड़ता है, उनकी हेल्थ के ऊपर कितना, उनकी सिक्योरिटी का कितना बड़ा इशू है आज के टाइम पे, सेफ्टी का कितना बड़ा इशू है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा होता है उनके साथ, मिटर्निटी बेनिफिट है कि नहीं है उस जगह पे जहाँ वो काम कर रही हैं, सोशल सपोर्ट फॉर चाइल्ड केयर, अगर उनका एक छोटा बच्चा है तो क्या बच्चे के लिए कोई मोबाइल क्रैच या कुछ इस तरह की चीज़ें. तो ये बहुत ही सारे इश्यूज हैं आज के टाइम पे एक वुमेन के साथ. इसके लिए क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक्ट्स है कि नहीं है, ये देख लेते हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी टू बोथ मेन एंड वुमेन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग गारंटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी तो इक्वल मिलती है, लेकिन बहुत जगह पे ये देखा गया है कि जो सैलरी है वो फीमेल को हमेशा कम पैकेज ऑफर किया जाता है मेल, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो अपने अपने जो कंपनी वाले हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं और वो चीज़ चेंज करना बहुत मुश्किल है. गवर्नमेंट तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन सैलरी पैकेजेस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखता है. तो it stipulates that women workers be provided just and humane conditions of work and be protected from any kind of exploitation and be supportive and encouraged. तो क्या चाहिए कि उनको एक ह्यूमेन कंडीशंस मिले, फैसिलिटीज़ मिले, प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, उनको सपोर्ट और एक एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए जिसमें वो एजुकेशन और अपने इकोनॉमिक परस्यूट को कंटिन्यू कर सकें. Indian Constitution also empowers the state to make special provision for women and children. ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे there are acts which safeguard constitutional right of women such as Factories Act 1948. ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है. फिर है द प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ 1951, द माइंस एक्ट ऑफ 1952. ये सारे एक्ट ऐसे हैं जो वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में.
ESI एक्ट है जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जो उसको हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। प्लस यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है ब्रैकेट में, आर्टिकल 16 1 of the Constitution of India guarantees equality of opportunity for all citizens in matter related to employment and appointment to any office under state, कि वो किसी भी वुमेन को कहीं पे भी एम्प्लॉय करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कहीं पे भी चाहे तो अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा द सेक्शन 48 ऑफ फैक्ट्री एक्ट स्टेट्स दैट, जो फैक्ट्री एक्ट हमने देखा इसका एक सेक्शन है 48 जिसमें लिखा है कि क्रेचेस शुड बी मेंटेन्ड इफ मोर देन 30 वुमेन आर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। तो अगर ज़्यादा 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयड है किसी जगह पे तो वहाँ क्रेचेस होने चाहिए, मोबाइल क्रेचेस जिसे कहते हैं, ताकि वो छोटे बच्चों को वहाँ पे लाके देख सकें और साथ में अपना काम भी कर सकें। चिल्ड्रन बिलो 6 years शुड बी लुक्ड आफ्टर इन दिस क्रेचेस विच विल बी मेंटेन्ड बाय द इंडस्ट्री इटसेल्फ, और वो इंडस्ट्री को ही मेंटेन करना है। इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन एक्चुअली में कितने इम्प्लीमेंट होते हैं ये तो बहुत मुश्किल है कहना। वुमेन सेल्स वर क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर टू लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन वर्कर। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट फॉर इक्वल वेजेस फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर ऑल्सो केम इन टू फोर्स। तो जो मैं बता रही थी सैलरी पैकेजेस वाली बात, तो इस तरह से जो वर्कर्स होते हैं उनको इक्वल वेज मिले, जो वेज वर्कर्स होते हैं उसके लिए भी एक एक्ट है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। फिर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन है फॉर वुमेन टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर टू इम्प्लीमेंट द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, तो ये भी उसी चीज़ के लिए है। A working group of women's employment was also constituted by the Planning Commission for enhancing the employment opportunities of women belonging to rural areas। तो प्लानिंग कमिश्नर ने भी एक ग्रुप बनाया था जिसमें वो रूरल एरियाज़ की वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए और उनके रिव्यू, लेबर लॉज को रिव्यू करने के लिए जो लॉज हैं वो किस तरीके से बने हुए, फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। So over the years there has been a paradigm shift in the ways women's program have been initiated। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो इनिशिएट हुए हैं पिछले कुछ सालों में जो वुमेन के वेलफेयर और एम्पावरमेंट के लिए है। It was realized that until women's development programs are in full swing, benefits cannot be reaped as women are part of human resource. Although in some sectors women have been achievers economically and financially, they have to march long roads to achieve equal partnership with men। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो वुमेन की वेलफेयर के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए हर तरीके से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन ये इन प्रोग्राम से पूरे तरीके से इतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ऑल्दो वुमेन जो है काफ़ी हाई अचीवर्स, किसी किसी जगह पे तो बहुत हाई पोजीशन पे हैं वुमेन आज के टाइम पे, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग और साउंड भी है उनकी पोजीशन, बट स्टिल अगर आप डीप रियलिटी में जाते हो तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखता है। फिर एक स्कीम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करेंगे, यह है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV। इस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सर्व शिक्षा अभियान, इसके अंडर ये स्कीम है KGBV फॉर ब्रिंगिंग नेवर एनरोल्ड एंड ड्रॉप आउट गर्ल्स फ्रॉम रूरल, रिमोट एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो रूरल एरिया में जो गर्ल्स होती हैं जो कभी स्कूल नहीं गई या फिर जिनको छुड़वा दिया स्कूल किसी रीज़न की वजह से, उनको दोबारा से बुला के पढ़ाने के लिए, दोबारा से उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए ये स्कीम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाली। इसमें सारे गर्ल्स को एक छोटा ब्रिज कोर्स कराया जाता है 6 महीने से 1 साल तक का, ताकि वो तैयार हो जाए एंट्री लेवल के लिए। और कहाँ एंट्री करवाते हैं, सीधा क्लास 6 में। तो उससे पहले उसको जैसे एंट्रेंस लेवल के लिए तैयार कराते हैं वैसे ये ब्रिज कोर्स कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें उनको तैयारी कराई जाती है। द KGBVs आर बीइंग ओपनड इन बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। तो जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है ना बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन वगैरह की, वहाँ पे ये सारे खोले गए हैं विद्यालय जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। और इसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में आपने एक्ट के बारे में सुना होगा। सो ये स्कीम है ना जो इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ राइट टू एजुकेशन, कि सबको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है।
फिर उससे पहले एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का, किरण मजुमदार शॉ, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की. शी इज़ एन eminent woman entrepreneur. तो she started her professional career as a trainee brewer in Carlton and United Beverages, and in 1978 formed her own company. तो इन्होंने एज अ ट्रेनी स्टार्ट किया था, बाद में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी जो है वो खोली, और उनकी लीडरशिप के अंदर Biocon has transformed to an integrated biopharmaceutical company with strategic research initiative. Today, Biocon is India's pioneering enterprise. Kiran Majumdar Shaw received many prestige awards such as ET Businesswoman of the Year, leading. तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बाद में इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा बहुत सक्सेसफुल हुई इनकी कंपनी. उनको पद्मश्री भी मिला है 2005 में, पद्म भूषण. ये एक एग्जाम्पल है कि कितने हाई लेवल तक, कितने सक्सेसफुल एक फीमेल भी पहुंच सकती है अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है. अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप चाहे तो रिव्यू कर सकते हो कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म जेंडर एंड सेक्स. दोनों के बीच में हमने फ़र्क देखा था कि क्या होता है. होम मेकर्स कौन होते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमी में, फैमिली की इकोनॉमी में, फैमिली की इनकम में, उनके पैसे बचाने में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है. हाउ विल वुमेन गेट रिकॉग्निशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी. किस तरीके से आप एक वुमेन को रिकॉग्निशन दिलवा सकते हो एक फैमिली और सोसाइटी में. हाउ आर वुमेन गारंटीड इक्वालिटी इन इंडिया. एक इक्वालिटी दिलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक वुमेन को इंडिया में. एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन फेवर ऑफ वुमेन. तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आप रिव्यू करो और इसके आंसर्स तब तक आप ढूंढो, फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर्स भी इसके डिस्कस करूँगी. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.